कैसे हैं आप सभी? 2 दिन लेट हो गया हूँ भाई। सिस्टम जो सिस्टम का जो पूरा का पूरा जो डिस्प्ले हो गया है ना भाई, वो क्रैक हो गया है। ठीक है। तो उसके उसकी वजह से मैंने दिखाया भी तो सही हो नहीं पाया है वो मोस्टली। दोबारा से पूरा का पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और मैं क्या कर रहा हूँ कि जो जीएस वाला जो सेक्शन है ना आपका, जो अभी 2 दिन पहले जो आपका यूपी लेखपाल का जो पेपर हुआ है, देखो, जीएस वाला सेक्शन तो बदलता नहीं है, ना ही करंट वाला सेक्शन बदलता है। तो आप लोगों से मेरी जो गुजारिश है, अभी तो मैं पटवारी देखो, इसमें है ना, जीएस वाले जो सेक्शन है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इसी कॉन्सेप्ट पर आपका जीएस सेक्शन ना जीडीसी में पूछा जाएगा। ठीक है। इसलिए मैं जीएस वाला सेक्शन करवा रहा हूँ आपको, और सेम क्वेश्चन करंट वाले भी है, करंट वाले भी अच्छे क्वेश्चन है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये करंट है। ना तो करंट बदलती है, ना जीएस या फिर स्टैटिक बदलती है। ये ध्यान रखना, मतलब 1 साल के अंदर तो जो आपका लो ये यूपी पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी वाले ने पूछा है, मोस्टली चीज़ें पीसीएस वाले में भी रिपीट होती हैं इसलिए। और इसके बाद में आपके ना दरोगा वाले भी पेपर हुए हैं जीएस सेक्शन के लिए, उनको करके जाना है। और मैं कोशिश करता हूँ मैं साथ कराऊँ उनको, पर आप भी देख लेना उनको एक बार। और उसके बाद में होम गार्ड वाला भी जीएस वाला पेपर है। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी पेपर होते हैं ना यूपी के अंदर, उन सारे पेपर को आपको करते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है। चलो, उसके बाद मैं शाम को देखता हूँ, मैं आपको हाँ सोशियोलॉजी के लिए जो आरपीएससी की सीरीज है उसको 4 से 5 दिन में ही कंप्लीट कराता हूँ, 200 250 क्वेश्चन का करके डेली। ठीक है। और आज थोड़ा सा परेशानी रहेगी टिक विक के चक्कर में, तो मैं मुँह से हाँ ज़्यादा आपको बता के रखूँगा, आप समझ जाना बस। ठीक है। तो कीस्टोन प्रजाति क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। बाकी हिंदी है, हिंदी का नहीं करवा रहा मैं, हिंदी है यहाँ पे देखो, हिंदी का क्या ही करवाना। क्वेश्चन नंबर क्या है, कीस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा है? रॉबर्ट टी पेन ने, माइकल इशूले ने, जेम्स स्टेट ने, या फिर जॉन एच लॉटन ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने गढ़ा है कीस्टोन प्रजाति? कीस्टोन स्पीसीज क्या है? रॉबर्ट टी पेन ने गढ़ा है। आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर होगा, रॉबर्ट टी पेन ने। मैं टिक लगाने के चर हाँ टिक लगाऊंगा, थोड़ा सा और टाइम डिले होगा, मैं नहीं चाहता कि ये टाइम डिले हो आपको, मैं बता ही रहा हूँ। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा, रॉबर्ट टी पेन। देखो, की स्टोन स्पीसीज होती क्या है पहले तो ये समझ लो। की स्टोन स्पीसीज भाई इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। एग्जाम्पल, अगर आप छोटे एरिया में अगर आपको देखना है, ठीक है, क्या देखना है भाई, छोटे एरिया में कोई ईस्टर्न प्रजाति है, मान लो कोई लाइकेन है, अगर वहाँ पे अगर ज़्यादा प्रदूषण हो गया तो वहाँ से क्या होगा, लाइकेन खत्म हो जाएगा जो काई होती है। तो समझ लेना वहाँ की ईस्टर्न प्रजाति क्या होगी, खत्म हो गई। तो की ईस्टर्न प्रजाति बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। ओके। चलो याद रखना किसने दिया है, की ईस्टर्न प्रजाति शब्द किसने दिया, रॉबर्ट टी पेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 14। तो 12 देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? कौन सा आंसर होगा इसमें? देखो, ब्लॉकचेन टेक्निक क्या होती है, आज के युग का एक नई टेक्नोलॉजी है। तो एक ही सिस्टम से ना कई सारे सर्वर्स जुड़े होते हैं, और ऐसे जुड़े होते हैं कि जो डाटा होता है ना, एक बार डाटा मेंशन हो गया भाई, उसको इरेज करना बहुत ज़्यादा कठिन बात होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका डी। यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें रिकॉर्ड को बाद में बदलना कठिन है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक को प्रारंभ में किसने प्रारंभ डीएनए फिंगरप्रिंट को इनिशियली किसने इजाद किया था? जेम्स वाटसन ने, फ्रांसिस क्रिक द्वारा, या फिर लाइन पॉलिंग द्वारा, फिर एलेक जेफरी द्वारा। तो आंसर क्या होगा इसमें? डी, सर एलेक जेफरीज द्वारा। ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 15 में ना कई सारी जानकारी मिलेंगी आपको। ठीक है। देखो, आईआरडीपी कब स्थापना हुई? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 या 79। ठीक है, पहला सही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, दूसरा भी सही है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा, राष्ट्रीय नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953, ये भी सही है। मनरेगा 1999 में आया क्या? नहीं आया, 2005 में आया, 2 फरवरी को। तो ऊपर वाले ना 3 ऑप्शन याद रखना आप। आईआरडीपी कब आया? 1978 से 1979। सीडीपी का तो आपको सबको ही पता है, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हाँ 13, आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती है? बांग्लादेश ने, भारत ने, थाईलैंड ने, श्रीलंका ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो क्या कह रहा है, आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी
2025 किस देश ने जीती है? बताओ, करंट का क्वेश्चन है, याद करके जाना। किस देश ने जीती? थाईलैंड ने जीती। ठीक है, उपविजेता कौन रहा? यूएई रहा। याद रखना इसको, महिला वाली इंडिया में इंडिया मत लगा देना। थाईलैंड ने जीती है और थाईलैंड में ही रही है ये। जो आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशन, जो इसका जो टूर्नामेंट हुआ था, कहाँ हुआ है? थाईलैंड में ही हुआ है। देखो, मेजबान भी थाईलैंड है, जीती भी थाईलैंड ने है, और उपविजेता कौन रही है? यूएई रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एनआरडीपी, नेशनल रूरल जो डेवलपमेंट जो पेयजल वाला जो प्रोग्राम है, वो कब शुरू किया? 2009 में, 14 में, 11 में, 5 में? कब शुरू किया? 2009 में। याद रखना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 में क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? एनसीएपी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? सफर है, वायु है, उमंग है, प्राण है? आंसर क्या होगा? प्राण है। ठीक है, एक और चीज मैं बता देता हूँ कि सफर में आप देखो, सफर क्या है? सफर एक क्या है? पोर्टल। सफर भी एक क्या है? पोर्टल है। ठीक है, इसमें याद रखना कि कितने प्रकार की जो गैस हैं, कितने प्रकार की गैस मेंशन करी गई है नेशनल क्लीन हाँ इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन इसका अभी पोर्टल कौन सा लॉन्च किया गया है? प्राण है। याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 क्वेश्चन नंबर किसमें भी आया था? असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में भी आया था आपका। देखो, यहाँ पे भी आ गया। तो पूछ रहा है कि सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन कब कौन सा है? आदित्य L1। और प्रोफेसर वाले में क्या पूछ लिया था? इसकी डेट बता दो कि भाई डेट को कब लॉन्च किया गया? 23 सितंबर 2023 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 18 कौन सा? पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति के लिए ईविल क्वार्टेट 4 मुख्य कारणों में से है। आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और निम्नलिखित में से एक कौन है? देखो, ये कह रहा है कि इन्वायरमेंट में ना एक क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है एविल क्वार्टेट का। इसमें 4 स्तंभ बताए गए होते हैं भाई इन्वायरमेंट के लिए, डिजास्टर के लिए, कि भाई ये है, ये ईविल है इन्वायरमेंट, इस मतलब ये खतरनाक राक्षस हैं, एनवायरनमेंट को खा रहे हैं ये 4 चीजें। इसको क्या बोलते हैं? ईविल क्वार्टेट बोलते हैं। पहली बात तो ये समझ लो। अब 4 में से 3 तो इसने ऊपर दिए हैं, एक इसमें नीचे कह रहा है, तो ऊपर वाले भी 3 आपको याद रखने। आवासीय क्षति है, ठीक है, हैबिटेट को जो हाँ हैबिटेट डिक्लाइन हो रहा है, अतिदोहन हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, प्रजातियों का आक्रमण, इन्वेसिव स्पीसीज होती हैं। चौथा कौन सा होता है? जलवायु प्रेरित आवास स्थानांतरण। भाई जलवायु के कारण जो माइग्रेशन होता है, क्लाइमेट। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, क्लाइमेट इंड्यूस्ड हैबिटेट शिफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, मिस्टी की फुल फॉर्म क्या है? मिस्टी किस लिए लाई गई थी? जो मैंग्रोव को बचाने के लिए, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जो मैंग्रोव्स हैं, और सुंदरी ट्री कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन में ही पाए जाते हैं, याद रखना। तो मैंग्रोव को बचाने के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? मिस्टी। अब मिस्टी की इसने फुल फॉर्म पूछ ली है, तो मिस्टी की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन होगा बी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? 20 में का बी होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मिस्टी की फुल फॉर्म क्या होगी? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन्स हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 21, बहुत अच्छा फैक्ट है ये वाला क्वेश्चन, सच में बहुत अच्छा रखा है इन्होंने। आपदा प्रबंधन अधिनियम, पहली बात तो ये जान लो कब आया? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहा है कि कौन सी धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कौन से धारा के तहत किया गया? तो धारा 3 के तहत किया गया, याद रखना इसको। ठीक है, कौन सी धारा के तहत किया गया? धारा 3 के तहत किया गया है। अच्छा, उसके बाद में एक और चीज याद दिला दूं कि ये तो हो गया केंद्र के स्तर पर। 3 स्तरों पर 3 बॉडियों को गठन बनाने का प्रावधान किया गया था। केंद्र के स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, राज्य के स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, और जिले के स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी, सॉरी अधिनियम नहीं, अथॉरिटी। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि राज्य के स्तर पर कौन सी धारा के अंतर्गत, कौन सी धारा के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण का क्या किया गया था? स्थापना की गई थी। और ऐसे ही जिला जिला प्राधिकरण की स्थापना करी गई थी, कौन सी धारा के अंतर्गत? तो आपको दोनों धाराएं, ये तो केंद्र के स्तर पर पूछ लिया है, अब आपको जिला और राज्य के स्तर पर आपको खुद देखनी है सर्च करके। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24, भारत की पहली हाँ मेगावाट
स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी कहाँ स्थापित की गई? तो ये कहाँ की स्थापित की गई है? एनटीपीसी नेत्रा ने, यूपी ग्रेटर नोएडा में। 24 का आंसर क्या होगा? सी होगा इसका आंसर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसको दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना गया है? तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है? आंसर होगा इसका ए, केवल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में है ये। अच्छा, उसके बाद आप ये देख लो बाकी ऑप्शन में नजर डाल के, नामदफा कहाँ है? कहाँ पड़ता है नामदफा? अरुणाचल में पड़ता है। मानस कहाँ है? असम में है। काजीरंगा कहाँ है? उड़ीसा में है। याद रखना है इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किसके माध्यम से जोड़े गए? किसके माध्यम से? कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए? तो सबको पता होना चाहिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ओके। अच्छा, मुझे आप बताओ 44वें संविधान संशोधन मैंने रिपीट कराया था कल या परसों के टेस्ट में। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत क्या किया गया था? क्या किया था? इसके तहत क्या किया था? संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटा लिया गया था और आर्टिकल 300 ए जोड़ा गया था। उसके तहत संपत्ति का अधिकार क्या हुआ था? कानूनी और वैधानिक बन गया था, संवैधानिक बन गया था। ठीक है, मूल अधिकार से हटा के। बात समझ आई आपको? मैंने आर्टिकल 19 का जो पूरा पूरा का पढ़ाया था कि बताया था कि भाई आर्टिकल 31 को डिलीट किया गया, आर्टिकल 19 जी को डिलीट किया गया। ठीक है, उसकी जगह कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? आर्टिकल 300 ए जोड़ा गया। ओके, मुझे पता तकलीफ हो रही होगी लिखने में, मैं लिख नहीं पा रहा, मैं 1-2 दिन में इसका भी सॉल्यूशन निकाल लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नेक्स्ट 23, चंद्रभागा के किस नदी के नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा नदी गोदावरी, चेनाब, झेलम, चंबल, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, चंद्रभागा नदी किस नाम से जानी जाती है? चेनाब नदी का नाम है। हिमाचल प्रदेश में टांडी नामक स्थान पर चंद्र और भागा दो नदियां हैं, वो कहाँ मिलती है? हिमाचल प्रदेश के टांडी नामक जगह पे मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो वहां से तांडी की जगह से क्या जाना जाता है? चेनाब नदी। अब चेनाब नदी पर 3 अच्छे अच्छे क्या है? डैम है जो करंट में पूछे जाते हैं। दुलस्ती है, बगलेहार है। ठीक है, याद रखना, दुलस्ती है, बगलेहार है। एक और है, एक और का मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 3 डैम है, आपको तीसरे का खुद नाम देख लेना। दुलस्ती, एक बगलेहार, एक और का शायद मैं भूल रहा हूँ। तो 2 तो ये है, एक आप देख लेना। ठीक है, तो चंद्रभागा का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23 हो गया। 26, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना गया? देखो क्या मजाक करा है इस आयोग ने। फ्रंटियर गांधी कौन है? हम सब जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान है। आंसर क्या होगा इसमें? ई होगा। देखो डी में क्या कर रखा है इन्होंने? खान अब्दुल जब्बार खान, जब्बार खान नहीं है, खान अब्दुल गफ्फार खान आंसर होगा। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। ठीक है, फ्रंट गांधी जी ने इनको फ्रंटियर गांधी कहा था। ये सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भारत रत्न अवॉर्डी भी हैं, याद रखना है इनको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28, ये क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनियमन क्षेत्र, जो सीआरजेड जो रेगुलेशन होते हैं ना, कोस्टल रेगुलेशन जोन, कौन से अधिनियम के अंतर्गत सीआरजेड के नियमों को अधिसूचित किया जाता है? अरे जो कोस्टल लाइन होती है ना, 12 नॉटिकल माइल, यहाँ तक भारत की इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है। ठीक है, EER CR, ठीक है, ये होता है ना, समझ रहे हो आप? 4 प्रकार के जो जोन होते हैं, 12 नॉटिकल, 24 नॉटिकल, 200 नॉटिकल माइल, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक है, तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत वो उनको अधिसूचित नोटिफाई किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत CRZ नियम अधिसूचित किए जाते हैं। याद रखना इस बात को। ओके, और ये वाले एक्ट भी याद कर लेना कि भारतीय वन अधिनियम सबसे पहले कब आया? 1927 में। जल प्रदूषण नियंत्रण कब आया? 1974 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU के अंतर्गत लाभार्थी को पंजीकरण के लिए कौन सा वेब मोबाइल आधारित टूल उपयोग किया गया है? तो कौन सा है? कौशल उमंग। कौन सा है? कौशल भारत। ओके, कौशल भारत है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? किसने की थी भारत की पहली बैठक की अध्यक्षता? अम्बेडकर, गांधी, नेहरू या फिर सच्चिदानंद सिन्हा? तो किसने की है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30,
राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस NPRD 2025 का पूछ रहा है वो। देखो ध्यान रखना दोनों चीजें, 2025 का पूछ रहा है। 2026 में कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। 2025 में कहाँ हुई है? ग्राम पंचायत कहाँ आयोजित हुआ है? लोहना ग्राम उत्तर पंचायत मधुबनी बिहार में हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत करीबी से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती हैं? ये कह रहा है क्वेश्चन कि भाई कौन जब दो स्पीशीज जो होती हैं वो एक ही तरह के संसाधनों के लिए कंपटीशन करती हैं, लेकिन उनमें से भाई अनिश्चित काल तक एक नहीं रह सकती है ना भाई, एक को तो हटना पड़ेगा ना। कि कौन किसका नियम है? गॉस का नियम है। ठीक है, बी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31, 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस सदस्य नेता? 2025 में ब्रिक्स कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ब्राजील का नेता कौन है? लुइस एनिसियो लू दा सिल्वा। आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का समर्थन करता है? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए देखो गांव के लिए ना एक योजना लगाई गई थी। ठीक है, उसका नाम क्या है? गोवर्धन योजना। आंसर क्या होगा? गोवर्धन योजना। अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या आएगा? अगर पीसीएस पूछता है, ये पूछ लेगा कि गोवर्धन योजना कौन से भारत सरकार के मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है। अब वहां ना दो चीजें लिख देगा कि पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, तीन लिख देगा। पहला तो पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, तीसरा लिख देगा जल संरक्षण मंत्रालय। आंसर क्या होगा? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नहीं होगा। यही तो ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। इसका आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय ने इसकी योजना की शुरुआत करी है भाई, गोवर्धन योजना की। ठीक है, याद रखना इस फैक्ट को। क्वेश्चन नंबर 34, स्वच्छता स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण एवं सर्वाधिक गंदे स्थानों में परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। देखो ये क्या कह रहा है कि भाई जो स्वच्छता अभियान है उसमें 3 स्तंभ हैं। ठीक है, इनमें से 3 है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो स्वच्छता की भागीदारी ये भी सही है, संपूर्ण स्वच्छता होनी चाहिए ये भी सही है, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर ये भी सही है, सफाई का संचार ये सही नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। खाद्य श्रृंखला 36 आंसर क्वेश्चन देखो, खाद्य श्रृंखला की क्रमिक पोषी स्तरों पर रसायनों का संचय कहलाता है। देखो क्या कह रहा है, एक पानी होता है मान लो, ठीक है, उस वाटर बॉडी के अंदर कोई जहरीला तत्व आ गया, एलिमेंट आ गया। ओके, अब क्या होगा? वहां पे जो जो जैव विविधता है, वहां पे जो मछली है, मछली क्या करेगी? उसके अंतर्गत भाई वो जो टॉक्सिन है वो क्या होगा? एक्यूमुलेट होता रहेगा वहां पे। ठीक है, रसायनों का संचय धीरे धीरे बढ़ता है। जब धीरे धीरे बढ़ता है तो वहां पर न्यूट्रिफिकेशन ज्यादा हो जाती है। क्या होता है? पोषक तत्व ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा जो एल्गी होते हैं ना किसी बड़े बड़े वाटर बॉडीज में, क्या होता है? वहां पर पूरा का पूरा छा जाता है और नीचे ऊपर से ऑक्सीजन जा ही नहीं पाता है, तो नीचे वाली जो बायोडाइवर्सिटी वो खत्म होने लग जाती है। किसकी वजह से होता है? वो बायो मैग्निफिकेशन की वजह से होता है। आंसर क्या होगा इसका? ए, जैव आवर्तन, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक संकल्पना करी है? निम्नलिखित में किसने भूगोल में स्टॉप एंड गो डिटरमिनेंट इन ज्योग्राफी? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, फ्रेडरिक रेडजले, ग्रिफिन ट्रेलर या फिर एलन डी चर्चिल सैम्पले। आंसर क्या होगा इसका? ग्रिफिथ ट्रेलर होगा आंसर। ठीक है, याद रखना है, फैक्ट है कि भाई भूगोल में स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 35, प्लासी वॉर 1757। पहले तो आपको ये याद रखने की प्लासी वॉर कब हुई? 1757 में। अब क्या कह रहा है कि अपनी विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया? देखो एक छोटी सी कहानी है, याद रखना है इस क्वेश्चन के पीछे, वो पूछी जाती इसलिए मैं कहानी बता रहा हूँ। 1756 में क्या हुआ? बंगाल का नवाब कौन था? सिराज उद्दौला। याद रखना, शुजा उद्दौला नहीं था। कौन था? सिराज उद्दौला। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये बंगाल का नवाब था सिराज उद्दौला। ये चाहता नहीं था कि भाई बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो। पहली बात तो ये अच्छा नवाब था। अब इसने क्या करा कि भाई भारतीय व्यापारियों को टैक्स में छूट दे दी अंग्रेजों के साथ साथ में, क्योंकि अंग्रेजों ने तो पहले से ले रखी थी जहांगीर 1605 में विलियम कैप्टन थॉमस रोसे और विलियम हॉकिंस ने। तो होता क्या है कि अब 1756 में इन्होंने अंग्रेजों ने भाई बुरी लग गई ये बात कि भाई तुमने कैसे दे दी इसको, भारतीयों को भी, तो कंपटीशन करने लगे।
तो इन्होंने ना किलेबंदी कोलकाता में फोर्ट विलियम इन फैक्ट्री का नाम था, इन्होंने वहाँ किलेबंदी शुरू कर दी बिना किसको, सिराज उद्दौला का पूछे हुए। अब सिराज उद्दौला ने सेना उठाई, 30,000 सैनिक लिए साथ में और इनको खदेड़ दिया। कोलकाता फोर्ट से निकलो, और कुछ सैनिकों को बंधक बना लिया। कितने सैनिक थे? 156 सैनिक थे, बंधक बना लिया कमरे में। और वहां पे ऐसा बोलते कि भाई दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। ठीक है, समझ रहे क्या हो गई? दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। तो उस घटना को भाई क्या क्या बोला इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या लिया कि भाई ये जानबूझकर ऐसा किया गया है। और इन्होंने फिर अंग्रेजों ने एक बहाना मिल गया कि अब इसको युद्ध करते हैं। तो 1757 में आते आते 1756 की घटना क्या बोला? ब्लैक डे ट्रेजिडी। क्या बोला? ब्लैक होल डे ट्रेजिडी। याद रखना है इसको, ब्लैक होल डे ट्रेजिडी बोला 1756 की घटना को, कि भाई कमरे में घुटने से मौत हो गई है। ठीक है, बात समझ आ गई आपको यहाँ तक? अब इस बात का बदला अंग्रेज लेंगे। तो 1757 में युद्ध लड़ा। कौन कौन था? इधर से सिराज उद्दौला था, और सिराज उद्दौला का कौन सेनापति था? मीर जाफर। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या करा, सिराजुद्दौला, हाँ मीर जाफर को सेनापति था अंग्रेज उसकी सेना का, सिराजुद्दौला का, अपनी तरफ कर लिया कि भाई सिराजुद्दौला को तू हरवा दे, हम क्या करेंगे, तुझे सेनापति बनवा देंगे। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। 1757 में वॉर होती है और सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है, मीर जाफर साथ नहीं देता। ठीक है, तो अंग्रेजों ने नवाब किसको नियुक्त किया? मीर जाफर को। समझ आया 1757 की हाँ प्लासी की वॉर क्यों हुई, कैसे हुई? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 38। उल्कापिंड में गिरने वाले लोनार क्रेटर झील। देखो लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और कैसी झील है? क्रेटर झील। याद रखना है इसको। उल्कापिंड से गिरने से भाई गड्ढा गिरा, ठीक है, ज्वालामुखी के कारण, और वहां पे एक झील की स्थापना हुई। और महाराष्ट्र के कौन से जिले में? बुलडाड़ा जिले में है। ये क्वेश्चन तो खाल से तिल निकालने जैसा है भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया इसने। जनरली ये पूछते हैं कि भाई लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 39। उभरते वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 के उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू करी गई? कौन सी योजना शुरू करी गई है? तो स्टार्स योजना नहीं शुरू करी गई है। कौन सी योजना शुरू करी गई है? RDI। सी आंसर होगा, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 कोई काम का नहीं, मत करना। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य अपनाया गया? अच्छा क्वेश्चन है, कब करा गया? आंसर क्या होगा? बी, लाहौर अधिवेशन 1929। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है। सूरत, मुझे जरा रिवीजन के लिए बताओ, सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता कौन कर रहा था? रास बिहारी घोष। और सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? सूरत स्प्लिट हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो धड़े में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। नरम दल की अध्यक्षता कौन कर रहे थे और गरम दल की अध्यक्षता आपको पता होना चाहिए, लाल बाल पाल। ठीक है, सूरत स्प्लिट 1907 हुई, फिर वो खत्म कहाँ हुई? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में, ये याद रखना। ठीक है, कराची अधिवेशन कहाँ हुआ? इसकी अध्यक्षता किसने करी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही मूल अधिकारों को क्या किया गया था? मेंशन करा गया था पहली बार, याद रखना। ठीक है, चलो मैं एक शॉर्ट में बता दूंगा कि राष्ट्रीय मोस्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कल डाल दूंगा मैं। ठीक है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 42। देखो सोशियोलॉजी का क्वेश्चन रख दिया है। किस समाजशास्त्री ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया है? उनकी बुक का है इंडियन चेंजिंग, सबको पता होना चाहिए, SC दुबे ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में मानव केंद्रित दृष्टिकोण, मानव की फुल फॉर्म क्या है? इसने क्या पूछ लिया? एन का, भाई एन के बारे में पूछ लिया कि एन क्या स्टैंड कर रहा है, तो क्या होगा? नेशनल सिक्योरिटी होगा आंसर। ठीक है, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को निम्न के बदले धन उधार देती है। देखो क्या कह रहा है, रेपो रेट के बारे में पूछ रहा है। सबको पता है रेपो रेट क्या होता है कि भाई RBI जो है वो कॉमर्शियल बैंकों को धन उधार देती है। अब अपने, ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब RBI कि कौन से बेस पर देती है? भाई जब मैं किसी व्यक्ति के पास पैसा लेने जाता हूँ तो वो सिक्योरिटी मांगता है कि भाई तू कुछ तो गिरवी दे मुझे, तभी तो पैसा दूंगा मैं। तो ऐसे RBI कुछ तो गिरवी रखेगी ना। तो बैंकों से तो क्या गिरवी रखती है वो? सरकारी प्रतिभूतियां। क्या होता तुझे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी होगा। RBI के लेती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिखाओ तभी मैं तुम्हें पैसा दूंगा सारा का सारा। ठीक है, समझ आया आपको? ओके, अब देख लो क्वेश्चन 55। 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने काम करा? ठीक है, दो कॉन्सेप्ट इसमें देख लो। पहले तो
कौन थे सब, हाँ 1977 का टाइम कौन सा इमरजेंसी का टाइम है, तो इमरजेंसी के टाइम पे कौन राष्ट्रपति हुए इंदिरा गांधी के समय, फखरुद्दीन अली अहमद। पहले तो ये आप ये याद रखना। दूसरा याद रखेंगे कि कौन सा भारत का संविधान का आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जिसके अंतर्गत कार्यवाही राष्ट्र कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल कौन सा है 65, 65। ओके। अच्छा, अब इनकी मृत्यु हो जाने के बाद कौन बने, बी डी जत्ती। कौन बने थे, आंसर होगा डी। उसके बाद में बी डी जत्ती के बाद में जब चुनाव हुआ, ठीक है, चुनाव हुआ, तो चुनाव होने के बाद में क्या बने, निर्विचोर, हाँ, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। याद रखना आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 56, पार्टियों का 26 सम्मेलन कॉप 27, कॉप 26 कहाँ हुआ, पहले तो ये देख लो, कॉप 26 कहाँ हुआ, इसमें कहाँ हुआ था, ग्लासगो हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। याद रखना, यहीं पर भारत ने पंचामृत अपने 5 लक्ष्य दिए थे कि भाई भारत 2070 तक क्या करेगा, नेट जीरो एमिशन का देश बन जाएगा, मतलब कार्बन मुक्त देश कब तक होगा भारत, 2070 तक। यही पंचामृत का क्या हुआ था, सूत्र दिया था भारतीय सरकार ने। ठीक है, ग्लासगो में हुआ था ये कॉप 26, यूनाइटेड किंगडम में। याद रखना है इसको। ठीक है, उसके बाद में और कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ तो क्वेश्चन है कि 57, 50, 60, दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 57 देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की विधायक का एक सदनीय है। क्या कह रहा है, भारत की राज्य की विधायक का एक सदनीय है, इसका मतलब इसमें 3 ऑप्शन क्या है, 2 सदनीय है। ओके, तो पहले तो आंसर क्या होगा इसका, ये देख लो, बी होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 6 भारत के ऐसे राज्य हैं, मैंने कई बार रिवीजन करवाया मैंने आपको, एक क्वेश्चन आएगा देख लेना, कि कौन से ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मकता, मतलब 2 सदन है भारत में, राज्य में कौन कौन से मुझे बताओ। एक तो तेलंगाना, एक तो कौन, तेलंगाना है, एक बिहार है, एक उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद में एक कौन सा बचा, आंध्र प्रदेश, एक है कर्नाटका। ठीक है, याद रखना इसको, एक महाराष्ट्र है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 सदनीय विधायिका हैं, विधानमंडल और विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 60, समवर्ती चुनाव एक राष्ट्रीय चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का कब गठन हुआ, आंसर होगा डी इसका, 2 सितंबर 2023 को। भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई, मार्च 1950 को हुई है। ठीक है, मार्च 1950 को हुई है। ओके, उसके बाद में ये रिपोर्ट देख लो, गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट, द पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, विश्व बैंक करता है। याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 61, कौन से अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानवों को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा, अपोलो 11 ने उतारा है यार, आंसर क्या होगा इसका, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, अपोलो 11। और कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग थे, अपोलो 11 ले गया था सबसे पहला मानव चंद्रमा मिशन। ठीक है, याद रखना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करता है, सुभाष चंद्र बोस। कब करते हैं, 1939 में। ठीक है, ये कैसे हुआ, त्रिपुरा अधिवेशन में झगड़ा होने के बाद में गांधी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस को त्याग दे दिया कि भाई मैं नहीं रहना चाहता, और ये क्या करके सीधे क्विट करके इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 64, ज्योग्राफी क्वेश्चन है, पारादीप कहाँ पड़ता है, उड़ीसा का पोर्ट है ये। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का पोर्ट है। चेन्नई तमिलनाडु का, हल्दिया पश्चिम बंगाल का। अब लगा लेना सबसे ऊपर कहाँ कौन पड़ रहा है यार, हल्दिया पड़ेगा, वेस्ट बंगाल पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपका विशाखापट्टनम पड़ेगा, फिर आप पारादीप पड़ेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। उसके बाद में हाँ, स्वतंत्र, ये मैंने गवर्नर जनरल वाला क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, इसको गलत मत करना। ये क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन है, स्वतंत्र भारत के। अब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो पहला कौन बना, लॉर्ड माउंटबेटन ही तो था ना। वायसरॉय से क्या बन गया भाई, जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो पद का नाम बदल गया, गुलाम भारत का पद क्या था, वायसरॉय। अब जब भारत आजाद हुआ तो सीधी सी बात है, पद का नाम बदल के क्या हुआ, गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, तो पहला कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। अब लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में ये क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल। अब माउंटबेटन के बाद कौन बने, राजगोपालाचारी बने, जिनको हम राजा जी भी कहते हैं। तो राजा जी स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल। अब ये तो आंसर ये पूछ लिया, आंसर डी होगा। अब ऐसे ही पूछ लेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो यार सीधी सी बात है, राजा जी ही बनेंगे। ये भी पूछ लेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम
या दूसरे या फिर अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? राजा जी ही हैं, सही बात है। भाई 1951 तक ही तो रहे ना, फिर उसके बाद तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति जा गए तो गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया है, फिर क्या मायने रखेगा जी का पद। बात समझ आई आपको? ओके, क्वेश्चन नंबर 65। आपतित और सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक संक्रिय विकिरण PAR फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन का क्या प्रतिशत होता है? देखो दो इसमें कॉन्सेप्ट है, याद रखना क्या है। अब क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो प्रकाश, जो पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है फोटोसिंथेसिस के रूप में, वो कितने परसेंट आता है? वो कितने परसेंट आता है? 50%। आंसर क्या होगा इसमें? बी होगा 50%। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि भाई जो 50% जो आता है उसमें पौधे कितना खाते हैं, तो कितना खाते हैं? 2 से और 10% तक खाते हैं। याद रखना इस चीज को, फर्क समझ रहे हो आप? आंसर क्या हो जाता, तब आंसर होता ए। अब आंसर क्या हो रहा है? अब आंसर होगा बी, 50%। ठीक है, ओके। उसके बाद हाँ, ये अब ICT वाले क्वेश्चन है, काम के नहीं है, ठीक है। तो ये काम की चीजें थी, इनके रिपीट कर जाना, मैं सच बता रहा हूँ बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। मिलते हैं शाम को या दोपहर को सोशियोलॉजी वाली सीरीज के साथ में, बने रहिए। हैव अ गुड डे, जय हिंद।